Hello everyone, this is Smriti and welcome back to my channel. So in today's video, we'll be covering the topic that is your National Education Policy 2020 और New Education Policy 2020. जितने भी CTET वाले हैं, HTET वाले हैं, UP टेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, फेवरेट क्वेश्चन है इस टॉपिक में से, ठीक है. फ्रॉम लास्ट 2 years भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं. कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं बता दूंगी, बट डिस्कस करते हैं कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या. तो स्टार्ट करते हैं. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं. ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये रिफॉर्म होके आया है. किसका रिफॉर्मेशन है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में ये पॉलिसी को फॉर्म किया गया था एंड 2020 में इसको रिफॉर्म किया गया है. ठीक है. National Education Policy 2020 has replaced National Policy on Education 1986. Like more than 3 decades. 3 decades in that sense, more than 30 years. Almost 34 years के बाद एकदम से इंडियन गवर्नमेंट को याद आता है कि हम लोग का एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. इंडियंस के लिए एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि अब उसको रिफॉर्म करने का टाइम आ गया है. तो इसीलिए नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को रिफॉर्म किया गया है. इस फ्रेमवर्क को, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया. अभी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या बताता है, कहाँ से स्टार्ट, पहले तो कहाँ से स्टार्ट हुआ ये जान लेते हैं. ये स्टार्ट हुआ है आपके 2015 में. यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था, इस पॉलिसी को. किसके अंडर स्टार्ट किया था? हमारे फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम के अंडर, TSR सुब्रमण्यम के अंडर ये स्टार्ट हुआ था. ठीक है. इस पैनल को लीड करने वाले कौन थे? ये जो रिपोर्ट सबमिट हुआ था, ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी DNEP, ये 2019 में इसका रिपोर्ट सबमिट हुआ था. 484 पेजेस का ये रिपोर्ट था जिसको सबमिट करने वाले, इस पैनल को लीड करने वाले हमारे इसरो, फॉर्मर इसरो चीफ थे. नाउ व्हाट इज इसरो? रिसर्च करिए व्हाट इज इसरो. ठीक है. सबको आना चाहिए कि इसरो क्या है, और जिसको नहीं आता है प्लीज रिसर्च करके आइए कि इसरो क्या है. सो फॉर्मर चीफ ऑफ इसरो के कस्तूरी रंजन, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन ने इस रिपोर्ट को सबमिट किया, इस पैनल को लीड किया. ठीक है. तो इतना समझ में आया. 2015 में यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया अंडर किसके? कैबिनेट, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम. और इस पैनल को लीड करने वाले और इस रिपोर्ट को सबमिट करने वाले कौन थे? हमारे इसरो चीफ के कस्तूरी रंजन. और इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया? MHRD ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ठीक है. रिलीज किया गया. ये 484 पेजेस का ये पूरा रिपोर्ट तैयार होकर आया था. इतना समझ में आया कि बैकग्राउंड समझ में आया, ये आया कहाँ से, बना कहाँ से, फॉर्मुलेट कैसे हुआ, किसने किया, कौन कमेटी में बैठा था, किसने कमेटी को लीड किया. ठीक है. ये समझ में आया. अब इसमें समझेंगे कि क्या क्या हम लोग को इसमें समझना है. ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, पॉलिसी से ही पता चल रहा है कि ये एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए पॉलिसी आई है. ये एजुकेशन पॉलिसी किस किस को अपने अंडर ले रहा है? पहले तो ये ले रहा है फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री से हायर एजुकेशन तक का इसमें कवर होगा. एलिमेंट्री से, स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक का इस पॉलिसी में कवर होगा. दूसरी चीज क्या कवर होगी? दूसरी चीज इसमें एक है जो परख है. ये बॉडी बनी है, किसके लिए बनी है? एग्जाम को असेस करने के लिए बनी है. ये भी इसमें हम लोग समझेंगे. 360 डिग्री असेसमेंट, एक बच्चे का 360 डिग्री आकलन करना, ये भी समझेंगे क्या है. किस लैंग्वेज को फॉर्मुलेट करना, किस लैंग्वेज में स्कूल में बात करना है, बच्चों को समझाना है, ये भी डिस्कस करेंगे. टीचर रिक्रूटमेंट का प्रोग्राम क्या होगा, यहाँ पे स्कूल की बच्चों के साथ साथ स्कूल के टीचर्स को किस हिसाब से अब रिक्रूट किया जाएगा. ठीक है. टीचर्स के एजुकेशन के ऊपर भी इसमें बात किया गया है. एडटेक, एजुकेशन विथ टेक्नोलॉजी. ठीक है. दैट इज योर 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में बात किया गया. अदर चेंजेस में इंक्लूसिविटी की बात किया गया कि सबको इंक्लूड करना पड़ेगा, अनबायस्ड होना चाहिए. ठीक है.
चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, सबको इंक्लूड करना है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपने। और सबसे मेन हम लोग हायर एजुकेशन की अभी इसलिए नहीं बात करेंगे क्योंकि उसमें नॉर्मल थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं। मेन जो फोकस रखा गया है एलिमेंट्री एजुकेशन का ही रखा गया है। स्कूल एजुकेशन को लेकर ही इसमें जो मेन विजन है उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, देयर शुड बी 100, इनका विजन ही है 100% ग्रॉस एनरोलमेंट। एनरोल करना है 2030 तक 100% होना चाहिए कि सारे बच्चे स्कूल जाने और सब पढ़े लिखे हो। इनका मेन विजन ही ये है। ठीक है, 2030 तक टोटल रिफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया, ये है इनका मेन विजन। 100% ग्रॉस एनरोलमेंट। स्टार्ट करते हैं इसका सबसे मेन चीज कि किस फॉर्मेट में आया है। पहले जो हमारे स्कूल में फॉर्मेट चलता था वो क्या चलता था, 10+2 का फॉर्मेट था स्कूल में। 10+2 का मतलब फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक के बच्चे और +2 इज योर 11th एंड 12th क्लास के बच्चे। ठीक है, फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों को हम लोग क्या कहते थे, प्राइमरी बोलते थे। फिर 6th से 8th क्लास तक के बच्चों को हम लोग क्या कहते थे, सेकेंडरी। और 9th से 12th क्लास के बच्चों को कहते थे क्या, सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये फॉर्मेट था। अब ये फॉर्मेट चेंज होके क्या फॉर्मेट में आया है, 5+3+3+4, 5-3-3-4 के फॉर्मेट में आया है। 5 साल, 3 साल और 3 साल और 4 साल। ठीक है, ये टोटल इसके फॉर्मेट में आया है। अभी 5 साल में, शुरू के 5 साल में कौन सा स्टेज रहेगा, उसके बाद के 3 साल में कौन सा स्टेज रहेगा, उसके बाद के 3 साल में कौन से क्लास के बच्चे आएंगे, कौन से एज ग्रुप के बच्चे आएंगे, और उनके बाद के 4 साल जो कि लास्ट ईयर होगा स्कूल का, उसमें कौन से एज ग्रुप और कौन सी क्लास के बच्चे आएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले 5 साल। बच्चा स्टार्ट कहाँ से करेगा, इस 5 इयर्स की बात करते हैं। इस 5 साल को डिवाइड कर दिया गया है 3+2 की कैटेगरी में। शुरू के 3 साल जब बच्चा स्टार्ट करेगा अपनी पढ़ाई को, और नेक्स्ट के 2 इयर्स। शुरू के 3 साल में कौन से बच्चे होंगे और कौन से एज ग्रुप के बच्चे होंगे। इस 5 इयर्स, इन 5 सालों में, इन शुरुआती 5 सालों को बोला गया है फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल पीरियड, जहाँ से एक बच्चा स्टार्ट कर रहा है। एज ग्रुप यहाँ से 3 से लेकर 8, ठीक है, 3 से लेकर 8 एज, 3 से लेकर 8 साल के बच्चे इस फाउंडेशनल स्टेज में आएंगे। पहले के 3 से लेकर 6 साल के बच्चे शुरू के 3 साल में आएंगे, जो कि प्री प्राइमरी होगा। जैसे ही बच्चा 3 साल का होगा, बोला गया है कि इनको स्कूल भेज दीजिए, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट हमारे बच्चों में 5 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे, मैक्सिमम ऑफ 6 इयर्स तक के बच्चों में 90% से लेकर 95% तक ब्रेन का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। इस फाउंडेशनल पीरियड में बच्चों को आप कोई भी लैंग्वेज सिखाइए, कितने भी लैंग्वेज सिखाइए, कुछ भी सिखाइए, वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और अगर आप बड़े बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे, उनका जो सीखने का एक जुनून होता है, एक सीखने का पावर होता है, वो कम हो जाता है। इस एज ग्रुप वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा पावर और मेंटल एबिलिटी रहती है। इसीलिए बोला गया कि फाउंडेशनल स्टेज को सबसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस स्टेज में क्या आया है, पहले शुरुआती, जैसे ही बच्चा 3 साल का होगा, जैसे ही बच्चा 3 साल का होगा, डाल दो उसको कहाँ पे, आंगनवाड़ी या प्री नर्सरी, प्लेवे ग्रुप, प्री प्राइमरी में डाल दो। खेलते खेलते बच्चा सीखेगा। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग होगा, उसका एक्टिविटीज करेगा और नई नई चीजें सीखेगा। बाद के 2 साल में बच्चा फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास वाले बच्चे होंगे, जो कि फर्स्ट और सेकेंड क्लास में जाएंगे। वो एज होगा 6 से 8 साल। अभी इसी फाउंडेशनल पीरियड को सबसे स्ट्रॉन्ग इसलिए करना है क्योंकि इसी में क्या होगा, इसी यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा एजुकेशन का। कैसे, जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा, उसको डाल दो, वो खेलते खेलते सीखेगा, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, उसका बेस स्ट्रांग होगा, उसको जो नॉर्मल लिटरेसी है और न्यूमरेसी है, बोलना, सीखना, समझना, नॉर्मल मैथ्स,
मैथ्स ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये खेलते कूदते यहाँ पे सीखना है और इसी को स्ट्रॉन्ग करना है। और इसीलिए निपुण भारत मिशन आया है इस फाउंडेशनल पीरियड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि 2030 तक सबको बेसिक बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बेसिक मैथ्स आना चाहिए, गुना भाग करना आना चाहिए कि लोग बेवकूफ़ ना बना पाए, इंसान अंगूठा छाप ना रह जाए। इसी के लिए 2021 में लॉन्च किया गया है निपुण भारत मिशन फाउंडेशनल स्टेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, सबको नॉर्मल बेसिक स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, अर्थमेटिक, ये बेसिक चीज़ें सबको आनी चाहिए। 2030 तक सबको आ जाना चाहिए ये चीज़। तो ये समझ में आया, खेलते कूदते बच्चा सीखेगा, बेसिक चीज़ें, बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी यहीं से स्टार्ट होगी सीखना। और इसके लिए आया है निपुण भारत मिशन, 2021 में लॉन्च किया गया। अब पहले के 5 साल क्लियर हो गए, नेक्स्ट के 3 साल में क्या है? फर्स्ट इज योर फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, FPMS, पहले के 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल और ये 4 साल। फर्स्ट इज योर फाउंडेशनल, सेकेंड इज योर प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी में क्या करना है? इसमें ग्रेजुअली जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, साइंस है, कंप्यूटर है, ग्रेजुअली हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेज में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। बच्चा एक बेसिक लेवल से सीखना अब स्टार्ट करता है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, डिस्कवरी करने लगता है, एक्टिविटी बेस्ड ही रहता है। इतना समझ में है? कौन से क्लास के बच्चे आएंगे? 3 से 5 साल के बच्चे प्रिपरेटरी में आएंगे। ठीक है, किस एज ग्रुप के? 8 से 11 साल वाले बच्चे, 8 से 11 साल वाले बच्चे, जो कि 3rd से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे आते हैं प्रिपरेटरी स्टेज में। 3rd से 5th क्लास तक में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेजुअली सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, साइंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं, ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस करते हैं, बेसिक मैथ्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बच्चा ग्रेजुअली सब्जेक्ट्स को जानने लगता है, बेसिक चीज़ें। नाउ नेक्स्ट के 3 साल हैं आपका मिडिल स्टेज। नाउ नेक्स्ट 3 years इज योर मिडिल स्टेज। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। क्यों इस स्टेज को इंपॉर्टेंट कहा गया है? बिकॉज इसमें कौन से एज ग्रुप के और कौन से क्लास के बच्चे आएंगे? 6th से 8th क्लास तक के बच्चे आएंगे। एज ग्रुप होगा 11 से 14 साल, 11 to 14 years ऑफ एज होना चाहिए। और क्लास 6th to 8, 6th, 7th, 8th वाले आते हैं आपके मिडिल स्टेज में। ठीक है, नाउ इस मिडिल स्टेज में क्या बोला गया है? मिडिल स्टेज में ये बोला गया, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन दिया जाता है। वोकेशनल एजुकेशन मतलब कि बच्चा जिस चीज़ में अच्छा है उसके अंदर कोई ना कोई तो स्किल होगी, गाने का स्किल होगा, नाचने का स्किल होगा, कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग, कोडिंग करना, यहाँ पे कोडिंग सिखाया जाता है, कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। ठीक है, सिखाया जाएगा। तो वो सारे स्किल्स जो बच्चे के पास है उसी को एनहांस करते हैं। उस स्किल को एनहांस करने का मतलब ये है कि जब बच्चा पढ़ के बाहर निकलेगा और उसके पास कुछ भी करने को नहीं होगा तो एटलीस्ट उसके पास स्किल होगा जिसके वजह से वो कमा सकेगा, वो बेरोजगार नहीं बैठा रहेगा। उसे कहते हैं वोकेशनल स्किल, वोकेशनल लर्निंग। ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप्स बिठाए जाते हैं। ठीक है, जो भी उसके पास स्किल है उसको एनहांस करना किया जाता है जिससे बच्चा बाद में जाके इसी स्किल्स के जरिए कमा सके, बेरोजगार ना बैठा रहे। दैट्स व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट। एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोडिंग सिखाया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोडिंग इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, यहाँ पे वोकेशनल लर्निंग इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। दैट्स व्हाई मिडिल स्टेज इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्लास 6 से इंट्रोड्यूस किया जाता है ये सब वोकेशनल स्किल। क्वेश्चन आ सकता है कि वोकेशनल स्किल कौन से स्टेज में आता है? मिडिल स्टेज में आता है वोकेशनल स्किल। क्लास 6 से 8 साल, क्लास 6 टू क्लास 8 के बच्चे होते हैं, एज ग्रुप 11 to 14 years ऑफ एज। ठीक है, नाउ लास्ट इज योर सेकेंडरी स्टेज विच इज योर 4th स्टेज। 4 years का स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। एंड इस 4 year के स्टेज में क्या है, इसको 2 फेज में डिवाइड किया गया, 9th and 10th, 11th and 12th। ठीक है, 2 तो 4, 9th and 10th, 11th and 12th। इसमें क्या है, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें इन डेप्थ स्टडी करवाया जाएगा, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे। नो अबाउट चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट, पूरी फ्रीडम मिला है कि जो सब्जेक्ट आपको चूज करना है। मतलब मान लीजिए आपने अगर केमिस्ट्री चूज किया तो ज़रूरत नहीं है कि आप फिजिक्स या मैथ्स चूज करें। इफ़ यू आर चूजिंग केमिस्ट्री यू कैन ऑल्सो चूज होम साइंस। और अगर आपको बेकरी अच्छा लगता है, बेकरी के चीज़ें, या आपको फोटोग्राफी अच्छी लगती है तो आप वो चूज कर सकते हैं केमिस्ट्री के साथ। कोई भी सब्जेक्ट, पूरा आपको फ्रीडम दिया गया है
सब्जेक्ट्स को चूज करने का, ठीक है। और आपको इसमें अब क्रिटिकल थिंकिंग एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स आपको दिया जाएगा। इतना समझ में आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस फॉर्मेट में आया है। 5+3+3+4, 5334, किसी का फोन नंबर और लास्ट का ऐसे याद कर लीजिएगा, 5334, ठीक है। इस फॉर्मेट में नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया है। 5334, फर्स्ट इज योर फाउंडेशनल स्टेज 5 साल का, सेकेंड इज योर प्रिपरेटरी स्टेज 3 इयर्स का, थर्ड इज योर मिडिल स्टेज फिर 3 इयर्स का, एंड सेकेंडरी स्टेज इज फॉर 4 ईयर, जो कि लास्ट स्टेज है, ठीक है। पहले स्टेज में प्री प्राइमरी वाले बच्चे से लेकर क्लास सेकेंड तक के बच्चे रहेंगे। प्रिपरेटरी स्टेज में थर्ड से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे रहेंगे, जो कि हम लोग प्राइमरी नहीं बोलते थे, वही है प्रिपरेटरी स्टेज। 3 से 5 क्लास वाले बच्चे रहेंगे। मिडिल स्टेज इज इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लगेगा, इसीलिए क्लास 6 से 8th क्लास के बच्चे रहेंगे। और यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट हो जाता है, क्लास 6 से कोडिंग बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडरी स्टेज में कौन से बच्चे रहेंगे आपके? 9 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे रहेंगे, 4 साल का ये पीरियड होता है, ठीक है। ये समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट यही था, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि किस फॉर्मेट में आया है और हर फॉर्मेट में कौन से पढ़ाई करवाई जाएगी, कौन से एज ग्रुप ऑफ बच्चे आएंगे और कितने सालों में कितने स्टेज में डिवाइड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट था। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं हम लोग, ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम कैसे कंडक्ट किए जाएंगे। एग्जाम के जो पेपर्स होंगे वो 2 भागों में होंगे, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस रहेंगे एंड डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चंस रहेंगे। नाउ अबाउट बोर्ड एग्जाम, ठीक है। बोर्ड एग्जाम को क्या किया गया है, पहले हम लोग सिर्फ एक बार बोर्ड एग्जाम दे सकते थे, अब बोला गया है कि आपको साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिलेगा। बोर्ड एग्जाम नॉर्मली जो क्लास 10th एंड 12th में कंडक्ट करते थे वैसे ही कंडक्ट किया जाएगा, बस थोड़ा सा रीडिज़ाइन एंड रिफॉर्म किया गया। रीडिज़ाइन और रिफॉर्म ये किया गया है कि जहाँ 1 अटेम्प्ट मिलता था वहाँ पे अब 2 अटेम्प्ट मिलेगा बोर्ड एग्जाम्स को करने का, लिखने का। पेपर वही ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। अब इसी बोर्ड एग्जाम को कौन असेस करेगा, ठीक है। इस एग्जाम को असेस करने वाली जो बॉडी है दैट इज योर परख, PARAKH। परख का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। जो रिपोर्ट कार्ड बन के तैयार होगा वो होलिस्टिक होगा। होलिस्टिक इन द सेंस आपका ओवरऑल स्किल, ओवरऑल नॉलेज देखा जाएगा, सिर्फ रोट लर्निंग नहीं कि याद करके गए वहाँ लिख दिया और नंबर मिल गए, ऐसे नहीं। अब परख ने इसको और इजी वे में बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए बोला है कि सिर्फ बच्चा रोट लर्निंग करके नहीं, बच्चे के स्किल्स को देखकर, उसकी प्रोजेक्ट एबिलिटी को देखकर, इन सब को देखकर अब बच्चे को असेस किया जाएगा, उनको मार्क्स दिया जाएगा। इसीलिए परख को इस बॉडी को सेट किया गया है टू असेस, और उस हिसाब से आपको फीडबैक मिलेगा। समझ में है? टू मेक एग्जाम मोर ईजियर, समझ में है ना? परख। आप इस पॉलिसी का एम ही ये है कि आपके जो करिकुलम को है उस बर्डन को कम करना। करिकुलम को कम करने का मतलब है कि सब कुछ एक साथ नहीं थोप देना, आपका जो स्किल है, आपका जो एज है, उस लेवल पे आपको सिखाया जाएगा। जितना कम से कम सिखाया जाए बट अप टू द पॉइंट सिखाया जाए, आलतू फालतू की चीज़ें ना जोड़ा जाए, ठीक है। करिकुलम को थोड़ा सा इजी कर दें, ऑलराइट, इतना समझ में है? अब इसमें बात किया गया मिड डे मील का भी। पहले मिड डे मील में सिर्फ लंच मिलता था, और मिड डे मील आया क्यों था? मेन एम ये था कि बच्चे एटलीस्ट खाने के लिए आए, बट आए, अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, अटेंडेंस लगानी है, क्लास में बैठे। तो मिड डे मील में पहले लंच दिया जाता था, अब लंच के साथ साथ आपको ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। मिल्क, बनाना, फ्रूट्स, ये सब ब्रेकफास्ट में आपको दिया जाएगा मिड डे मील में, ये ऐड किया गया। टारगेट इस पॉलिसी का क्या है? मेंटल हेल्थ, ठीक है। सिर्फ बड़े लोग डिप्रेशन में नहीं जाते, बच्चों को भी मेंटल ट्रॉमास मिलते हैं, बच्चे भी मेंटल डिप्रेशन से जाते हैं। तो उसके लिए काउंसलर्स को अपॉइंट किया जाएगा स्कूल में, जो बच्चों की काउंसलिंग कर सके और उनके मेंटल हेल्थ को हेल्दी रख सके, ठीक है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सके, ठीक है। कोई ट्रॉमा से गुजर रहे हो तो उनको काउंसिल कर सके, और काउंसलर्स सेट बिठाया जाएगा। इतना समझ में आया?
ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्चुअली में। अब सबसे इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज। कौन से लैंग्वेज में स्कूल में आपको इंट्रोड्यूस पढ़ाया जाएगा, आप कौन से लैंग्वेज में स्कूल में बोल सकते हैं, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या रहेगा लैंग्वेज में। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यहाँ पे फॉलो किया गया है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में 3 लैंग्वेज आपको दिया जाएगा। उनमें से जो 2 लैंग्वेज होगा, 2 लैंग्वेज शुड बी फ्रॉम इंडियन नेटिव। कोई भी 2 लैंग्वेज इंडिया का होना चाहिए और एक होना चाहिए फॉरेन का। 1 लैंग्वेज शुड बी अ फॉरेन लैंग्वेज, मेनली इंग्लिश। नाउ हमारे इस देश में, इंडिया में, आई थिंक सो इट्स इंडिया ओनली, इंडिया में लोग मल्टीलिंग्विस्टिक होते हैं। 3 लैंग्वेज बोल सकते हैं आराम से। एक होता है क्या, एक होता है मदर टंग, ठीक है, एक होता है लोकल लैंग्वेज और एक होता है इंग्लिश। फॉरेन लैंग्वेज में मेनली इंग्लिश। ये 3 चीजें लोग बोल सकते हैं। मदर टंग इन द सेंस, ठीक है, जैसे साउथ में देयर इज कन्नड़ लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज, ठीक है। घर में वो तमिल या तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम बोल सकते हैं, साथ में उनको शायद हिंदी भी आती है और साथ में इंग्लिश भी आता हो, ठीक है। बंगालीज में घर में बंगाली भी बोल सकते हैं, बाहर हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, ठीक। 3 लैंग्वेज नॉर्मली मेन बहुत लोगों को इंडिया में आता है, जो कि विच इज वन ऑफ द असेट फॉर देम, फॉर इंडिया एज वेल, ठीक है। तो लैंग्वेज को बोला गया है कि किसी भी स्कूल में लैंग्वेज को थोपना नहीं है कि इसी लैंग्वेज में बोलना, अदरवाइज आई विल चार्ज अ फाइन, ऐसे नहीं करना है। 1st से 5th क्लास तक के बच्चों को भरपूर मदर टंग में सिखाना है और धीरे धीरे आप इंग्लिश भी सिखा सकते हो या लोकल लैंग्वेज भी सिखा सकते हो, पर 1st से 5th क्लास तक लोकल लैंग्वेज या मदर टंग का भरपूर इस्तेमाल करना है मीडियम ऑफ लैंग्वेज में। जो भी एक्सचेंज करोगे, मीडियम ऑफ इंट्रोडक्शन जो भी है, ठीक है। 1st से 5th क्लास तक के बच्चों को भरपूर मदर टंग में सिखाना है। धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस करोगे इंग्लिश लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज। उसके बाद मीडियम आपका इंग्लिश हो सकता है, लोकल हो सकता है। इसके लिए ब्रॉड लैंग्वेज के इस्तेमाल के लिए ब्रॉड गाइडलाइंस दिए गए हैं इस ड्राफ्ट में। एनईपी के ड्राफ्ट में ब्रॉड गाइडलाइंस दिए गए हैं और बोला गया है इट्स अप टू द स्टेट कि वो कौन सा लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करना पसंद करते हैं, उस स्टेट के ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। लैंग्वेज का समझ में है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये बच्चों के ऊपर थोपना नहीं है लैंग्वेज, और 1st से 5th क्लास तक के बच्चों पर भरपूर मदर टंग का इस्तेमाल करना, उसके बाद ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना है दूसरे लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी जो भी इंट्रोड्यूस करना है। और ये इट्स अप टू द स्टेट कि वो कौन सा लैंग्वेज इंप्लीमेंट करना पसंद करेगी। ये भी समझ में आया लैंग्वेज का। नाउ 360 डिग्री असेसमेंट। 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब ये होता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। बच्चे का सिर्फ मानसिक विकास नहीं, सिर्फ कॉग्निटिव नहीं, बट आपका कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर स्किल, इमोशन, आपके ब्रेन को लेकर ब्रेन का डेवलपमेंट, इमोशंस का डेवलपमेंट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को काबू में रखो। इमोशंस का डेवलपमेंट, साइकोमोटर स्किल्स, चलने का स्किल, साइकोमोटर्स वट एवर स्किल दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको कुछ भी करना, आपके साइकोमोटर स्किल शुड बी वेरी वेरी पावरफुल। सो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ 360 डेवलप असेसमेंट में क्या बोला गया है कि 360 असेसमेंट मतलब एक बच्चे का आकलन, सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए। सेल्फ मतलब एक बच्चा खुद से अपने आप को आकलन करे, इन द सेंस कि मॉक टेस्ट ले, ठीक है, जो मॉडल पेपर्स होते हैं वो खुद में सॉल्व करके देखे कि वो कितना पानी में है और कितना पानी के ऊपर है, कितना उसको आता है, ठीक है, अपने से चीटिंग ना करे, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए। फिर होना चाहिए पीयर ग्रुप असेसमेंट। पीयर ग्रुप मतलब अपने फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और मेरी फ्रेंड ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, तो हम दोनों ने एक्सचेंज कर दिया उस आंसर्स को देखने के लिए। कोई भी गलती उसमें हो मैं बताऊंगी, कोई भी गलती मेरे में हो वो बताएगी कि ये हम लोग इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ये वो कैब हो सकता है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट अपने से आकलन करना, पीयर असेसमेंट फ्रेंड्स के साथ बैठ के डिबेट करना या
किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, एंड प्लस टीचर का असेसमेंट जो टीचर करती है, ठीक है। एक टीचर होता ही है असेस करने के लिए कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है। 360 डिग्री असेसमेंट का समझ में आया। सेल्फ प्लस पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स के साथ, और टीचर जो टीचर असेस करती है, एक टीचर आकलन करता है। 360 डिग्री असेसमेंट लाइन में समझ में, टीचर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। अभी के लिए तो बीएड 2 साल का है, कुछ सालों पहले बीएड सिर्फ 1 साल का था, अब बीएड 2 साल का है। 2030 आते आते बीएड जो है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन विल बी 4 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, और उसके बाद ही एक टीचर को जॉब मिलेगा। जब तक आप 4 साल का ये इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम को पूरा नहीं करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टीचर्स का भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब आसान नहीं होगा। पहले तो 4 साल का पूरा आपको बीएड करना होगा, उसके बाद जितने भी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस है उसके थ्रू जाना पड़ेगा। मतलब आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग का भी एक अलग से फ्रेमवर्क आएगा कि इतने साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, कहाँ से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है। इन सब के बाद ही इंटरव्यू वगैरह, इन सब के बाद ही टीचर्स के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये भी आसान नहीं रहेगा। अगर बोलते हैं कि कुछ ना कर पाओ तो टीचर बन जाना, नहीं, अब वो भी आसान नहीं रहेगा। एडटेक इज योर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, योर 21st century स्किल। 21st century स्किल जो कि सबके पास होना चाहिए, ना ही सिर्फ टीचर के पास बल्कि स्टूडेंट्स के पास भी होना चाहिए, ठीक है। 21st century स्किल ऐसा है, अब वी ऑल नो दैट टेक्नोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है एक के लाइफ में, सिर्फ बड़ों के लाइफ में नहीं बल्कि नर्सरी, कोरोना में सबने देख लिया कि सबको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी है, बिना टेक्नोलॉजी हम लोग बच नहीं सकते हैं। तो सबको ये 21st century स्किल आना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलप्ड होंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स नए नए डेवलप किए जा रहे हैं, उन सॉफ्टवेयर्स की जानकारी टीचर्स को साथ में बच्चों को भी होना चाहिए, वो एजुकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी को एज अ बैरियर नहीं बल्कि एज ए एसेट इस्तेमाल करना है, और ये सबको आना चाहिए 21st century स्किल, ठीक है। नाउ अदर चेंजेस में क्या है उसके पॉइंट्स मैं आपको लिख देती हूँ और वो एक्सप्लेन कर दूँ। और अदर चेंजेस, ये जो लास्ट है हम लोग का 7th पॉइंट, अदर चेंजेस में ये पॉलिसी क्या बता रहा है। अदर चेंजेस में ये पॉलिसी ने ये सारे इम्प्रूवमेंट किए कि NRF इज योर नेशनल रिसर्च फंड। किस लिए है? रिसर्च को फंड करने के लिए, नए नए रिसर्च एंड इनोवेशंस को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक आप फंडिंग नहीं करोगे तब तक रिसर्च इम्पॉसिबल है, स्कॉलर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप फंडिंग नहीं दोगे, ठीक है। टू इम्प्रूव रिसर्च एंड टू इम्प्रूव द इनोवेशन, किस एरिया में? एजुकेशन के लिए, इसके लिए NRF को बिठाया गया। ना पहले हम लोगों का जो एजुकेशन पे गवर्नमेंट खर्चा करती थी वो 3% करती थी, अब बोला गया है, स्टेट को ये बोला गया है कि नाउ 6% तक का खर्चा एक्सपेंडिचर करे गवर्नमेंट, ठीक है। 3 से 6%, 3% इंक्रीज किया गया है। नाउ जो एजुकेशन पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी दैट विल बी 6% ऑफ GDP, ठीक है। 3 से 6% बढ़ा दिया गया है एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर्स। SEZ, Z बोलते हैं बट इट्स SEZ। नाउ व्हाट इज दिस SEZ? स्पेशल एजुकेशन जोन। अब ये जोन क्या बता रहा है? स्पेशल एजुकेशन जोन, ये जोन ये बता रहा है कि इसमें जितने भी बच्चे हैं सबको इंक्लूड करना है, सब पे फोकस करना है। SEDG, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स जितने भी हैं उन पे भी फोकस करना है, चाहे वो बच्चा डिसेबल हो, चाहे वो बच्चा ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो बच्चा सोशली या इकोनॉमिकली वीक हो, रूरल से आ रहा, ट्राइबल का बच्चा हो, सबको इंक्लूड करना है। अलग से उनको किसी स्कूल में नहीं भेजना बल्कि उसी स्कूल को स्पेशल बनाना है, उन पे फोकस करना है। एवरीवन शुड बी इंक्लूडेड, सबको साथ लेकर चलना है, यही बात इसमें फोकस कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन जोन में SEDGs को भी इंक्लूड किया जा रहा है, सबको इंक्लूड करके चलना है। जेंडर इंक्लूजन, जेंडर फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर सबको इंक्लूड करना है, ठीक है।
कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना है। वोकेशनल इंटीग्रेशन जो कि मैंने बताया था क्लास 6 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। वोकेशनल स्किल, सारे बच्चों के पास एक स्किल होना चाहिए, जब वो स्कूल से बाहर निकलेगा तो वो उस स्किल के मदद से ही कैन अर्न हिज इनकम। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग जितने भी उसके पास वर्कशॉप वगैरह ट्रेनिंग वगैरह देंगे वो कहते हैं वोकेशनल इंटीग्रेशन। बच्चा अपने स्किल को एनहांस करना सीखेगा इस टाइम। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, सब में एक स्टैंडर्ड, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। वी ऑल नो दैट गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई कैसे होती है, वहाँ के टीचर्स कैसे होते हैं, ठीक है, वहाँ के बच्चे कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, एवरीबडी नो। ठीक है, उनके बैकग्राउंड से पता चल जाता है कि कहाँ से बच्चा पढ़ा हुआ है, और प्राइवेट स्कूल वाले भी पता चल जाते हैं। तो इसलिए एक ऐसा इंटीग्रेशन प्रोग्राम होना चाहिए जहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो दोनों में सेम रहेगा, विच इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग जो कि ये अगर ये रिफॉर्म लाया गया तो। ठीक है, एंड वही चीज़ है 100% ग्रॉस एनरोलमेंट 2030 तक, जो 2030 तक है 100% सबको नॉर्मली आना चाहिए, बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी सबको आना चाहिए। देयर शुड बी 100% ग्रॉस एनरोलमेंट इन एजुकेशन, चाहे वो रूरल से हो चाहे वो अर्बन से हो, सब पढ़े लिखे होने चाहिए। एवरीबडी शुड बी लिटरेट टिल 2030। बेसिक मैथ्स, बेसिक रीडिंग राइटिंग स्किल्स सबको आना चाहिए। ठीक है, ये बताया जा रहा है, ये रिफॉर्म्स ये अदर चेंजेस में है। अदर चेंजेस में जेंडर चेंजेस हैं, सबको इंक्लूड करो। ठीक है, SEDGs हैं, जितने भी डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ बच्चे हैं, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया गया उसके लिए, यही सब है। रिसर्च में इम्प्रूव किया गया, 3% जहाँ पे खर्चा करते थे एजुकेशन में अब 6% खर्चा करेंगे एजुकेशन में, ये सब अदर चेंजेस में लाया गया। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। और मेनली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले तो यही है कि फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट इज योर 5+3+3+4। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई वाली है वो पहले कौन सी थी, इट वॉज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, उसी को रिफॉर्म करके नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया। इस पैनल को किसने लीड किया, फॉर्मर इसरो चीफ कस्तूरी रंजन, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। इतना समझ में आया, ये सारी चीज़ें। और जितने भी क्वेश्चन है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर कॉमन सेंस वाला होगा, इन द सेंस कि जो भी आंसर सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेंट्रिक होगा वो ज़्यादा आंसर होगा। मतलब वी कैन से दैट बच्चे की एक्टिविटी होनी चाहिए, बच्चे का फुल करिकुलम डेवलपमेंट होना चाहिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए, मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। बच्चे को बीच में रह कर आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, वो सारे आंसर्स ऐसे होंगे। समझ में आया? इतना होपफुली समझ में आ गया होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या बता रहा है। दीज आर द मेन थिंग्स, ये इन्हीं सब में से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। सो होपफुली कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।